जो हैं रेडियो, दूरसंचार, मीडिया, सोशल मीडिया, जो धार्मिक प्रचार जो हम दिखाते हैं वो धार्मिक प्रचार कुछ हद तक बंद किया जाना चाहिए और उस धार्मिक प्रचार की जगह हमारे विधि के ज्ञान के संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाना आवश्यक है। यदि ज़्यादा से ज़्यादा विधि का ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा तो वह आदिवासी जो हैं वो मुख्य धारा में आने के माने में सक्षम होंगे। इसी के साथ उनके आदिवासियों के जो परंपरागत जो उनके पास में जो भी व्यवसाय है उस परंपरागत व्यवसाय को और आगे बढ़ाया जाए और उनके घर तक पहुंच के उन परंपरागत व्यवसायों को जिनको वो करने में अच्छे विशेषज्ञ हासिल रखते हैं उनको वो करने के लिए प्रोत्साहित योजनाएं चलाई जानी चाहिए। साथ ही हम ये बार बार सुनते हैं कि गीता या हम बार बार सुनते हैं कुरान, तो हमें ये दोनों चीज़ें आस्था अपनी जगह है, लेकिन इस बात पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि संविधान न गीता से चलता है देश, न कुरान से चलता है देश, हमारा संविधान से चलता है। तो हर घर में हर बच्चे के पास में संविधान की कहीं न कहीं जानकारी होना आवश्यक है। इसी के साथ जो भी हमारी न्याय व्यवस्था है उसने भी काफ़ी हद तक प्रयास किया है और आगे भी प्रयास कर रही है कि न्याय जो है वो किसी व्यक्ति को वो देरी की बजाय उसको तीव्र न्याय प्रदान हो। इसी के साथ में जो व्यक्ति वास्तव में काम करना चाहता है उसको नियुक्त किया जाना चाहिए और उसके परिणाम के आधार पे उस व्यक्ति को परिश्रमिक करके आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए जो योजनाएं चला दी जा रही हैं उनकी उन तक जानकारी पहुंचे। इस प्रकार के पैरा लीगल वॉलंटियर और एडवोकेट की पैनल टीम भी बनाई जानी चाहिए। इसी के साथ कोई भी योजना है वो हम ये कहेंगे कि वह कागज़ तक नहीं रह के वो योजना इस प्रकार इम्प्लीमेंट हो कि धरातल पे वो योजना निश्चित रूप से हर व्यक्ति तक उसकी जानकारी पहुँचे। इसके लिए सभी जो मेरे व्यूअर हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आज आप जो योजनाएं सुन रहे हो वह योजना आपके माध्यम से आगे बढ़ेगी। उसके लिए आपको एक छोटा सा सोशल मीडिया से प्रयास करना होगा कि आप कम से कम 5 व्यक्तियों तक इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप आगे भेजने का प्रयास करें। अब आदिवासियों के बाद में मेरे पास में जो दूसरी योजना पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो योजना रहेगी, हमारी दूसरी योजना है वो नशा पीड़ित विधिक सेवा तथा नालसा अनुमूलन योजना जो है वो है। नालसा की जो स्कीम है 2015 में आई और नशा एक इस प्रकार की बीमारी है जो आदमी को जीते जी भी अपने आप का अस्तित्व ख़त्म करने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभा रहा है। और उसका वजह ये है कि आज नशा जो है वो हम ये देखते हैं कि 9 या 10 वर्ष का बच्चा है वो कोई गुटखा खा रहा है, कोई खन्नी खा रहा है, कोई स्मोक खा रहा है। ये चीज़ें धीरे धीरे हमारे आम लोगों के बीच में आ चुकी हैं। ये आम जन में और आम लोगों के बीच में ये चीज़ें आ चुकी हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आज का बच्चा कल का भविष्य। तो यदि आज के बच्चे में इसी प्रकार की यदि नशे की लतें होंगी तो कैसा भविष्य होगा हमारा देश का, इसका अंदाज़ा हम आज लगा सकते हैं। आज यदि 9 या 10 वर्ष का बच्चा यदि नशे की लत में है तो आने वाले दिनों में वो नशे से अपने आप को नष्ट करेगा तो हमारे देश पे भी उसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आज का बच्चा कल का हमारा देश होगा। इसी के चलते हुए नालसा के द्वारा ये नशा पीड़ित को विधिक सेवाएं और नशा उन्मूलन योजना 2015 चालू की गई। इस योजना के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी मार्च 1961 में नशीले और ड्रग्स व एकल संधि द्वारा नशीले ड्रग्स एवं तस्करी के खतरे का उन्मूलन प्रयास का आरंभ हुआ था। यानी हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे यूएन लेवल पे हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में इसको मार्च 1961 में ये बात रखी गई और हमारे संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उस समय हमारे पास में भारत का संविधान का आर्टिकल जो 47 है, आर्टिकल 47 में भी ये कहा गया कि एक स्वस्थ जीवन व्यक्ति को मिले, वह किसी प्रकार के नशीले या अन्य पदार्थ का सेवन नहीं करे। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो भारतीय संविधान का भाग 4 है उसमें रखा गया है। और ये जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लागू करने का कार्य हमारी राज्य सरकार पे है।
जिस प्रकार से हम जानते हैं कि राज्य सरकार का दायित्व है डायरेक्टिव प्रिंसिपल की योजनाओं को एक आम जन तक वो पहुँचाए। उसी के माध्यम से, उसी कड़ी में आज हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से हम आपको ये कह रहे हैं कि नशा को दूर और उसके मुक्त करने के लिए योजनाएं चलाई गई हैं और इस योजनाओं का आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। इसके लिए जो हमारे पास में विधि में प्रावधान हैं वो ये हमारे पास में रखे गए हैं। औषधि व प्रसाधन सामग्री 1940, स्वापक औषधि व मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, ये NDPC एक्ट, या हम कहें औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, या हम कहें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47, ये सभी इस प्रकार के प्रोविज़न हैं जो हमें कहते हैं कि हमारा जो व्यक्ति है वो नशे से दूर रहे। ये हमारे को इस कानून कोई भी है वो हमारे विकास के लिए है और वो साथ में कहता है कि हमारा विकास कब होगा, जब कानूनों के माध्यम से हम पे नियंत्रण रखा जाएगा, क्योंकि व्यक्तित्व जो होता है वो नियंत्रण के बगैर संपूर्ण रूप से विकास नहीं होता, ये माना गया है। इस योजना का लक्ष्य जो है वो ये रखा गया है कि आम जनता के बीच जो है विधिक प्रावधानों के विभिन्न नीतियों व कार्यक्रम, योजनाओं व स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ के साथ साथ विद्यालयों, महाविद्यालयों के बच्चों व गली के बच्चों या ड्रग्स लेने वाले या परिवारों या कैदियों या सभी तरह के जो लोग हैं जो इसमें कहीं न कहीं शामिल हो रहे हैं, कहीं न कहीं शामिल हो रहे हैं या शामिल नहीं भी हो रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि ये एक आम व्यक्ति तक इस योजना के बारे में बताया जाए और साथ ही साथ ये कहा जाए कि एक व्यक्ति के जब या 9 या 10 वर्ष का है या 20 वर्ष का है या 15 वर्ष का है, जब भी उसकी एज है और यदि वह नशा करता है तो उस नशे का उसके जीवन पे क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में संपूर्ण बातें इस योजना के माध्यम से हमें कहा गया है कि वह एक आम जन तक पहुंचाई जाए, जिससे हमारा देश क्या हो, नशा मुक्त देश बन पाए। ये रखा गया है कि नशा मुक्त यदि देश होगा तो निश्चित रूप से वह विकास की ओर अग्रसर होगा। इस योजना के लिए ड्रग्स जो विश्व दिवस मनाया गया वो 26 जून को मनाया जा रहा है और 26 जून के ये रखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि ड्रग्स जो है व्यक्ति कम से कम, ये इस तरह से व्यक्ति की जो हम नशा कर रहा है तो उसके पास में जाएं और उसके पास में इस दिवस को जाके और उसको ये समझाएं कि नशा करने से आप तो नष्ट होते ही हो, साथ में आपका परिवार भी नष्ट होता है। और ये पैरालीगल वॉलंटियर भी हो सकते हैं, एडवोकेट्स भी हो सकते हैं, एक आम व्यक्ति भी हो सकता है, एक NGO भी हो सकता है, एक कोई संगठन भी अन्य हो सकता है, कोई सरकारी संस्था भी हो सकती है। तो 26 जून का दिन इसलिए रखा गया कि कम से कम एक वर्ष में एक दिन तो ऐसा हो कि हम सब लोग इस नशा मुक्ति देश के लिए एक अभियान छेड़ें और एक आम व्यक्ति तक इस योजना के बारे में चर्चाएं रखें। वह माध्यम कोई भी हो सकता है, एक व्यक्ति घर के माध्यम से कर सकता है, एक व्यक्ति स्कूल के माध्यम से कर सकता है, एक व्यक्ति महाविद्यालय के माध्यम से कर सकता है, एक व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकता है, लेकिन कम से कम वर्ष में एक दिन हम हमारे देश को नशा मुक्त बना पाएँ, इसलिए हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का प्रचार प्रसार करें। ये हमारे पे दायित्व सौंपा गया है। हम इस योजना को जब कह रहे हैं और हम सब लोगों को करना क्या चाहिए, इसके लिए हम यदि बात करें तो हम सब लोगों को क्या करना चाहिए कि एक आम जन तक ये चीज़ पहुँचे। तो इसके लिए हमें जो भी हमारा अनपढ़ या पढ़ा लिखा समाज है उसको ये शिक्षा दी जानी चाहिए कि आप यदि नशा करते हो तो उससे आपको, यदि आप एक बीड़ी का बंडल भी खरीदते हो तो बीड़ी का बंडल 25 रुपये का आता है, मल्टीप्लाई यदि एक वर्ष करते हो तो क्या होता है, ये आपके सामने है। वर्ष में कितनी बीड़ियाँ पीते हो। मज़े की बात यह है कि इतनी बीड़ी पीने के बाद में आपके शरीर के फेफड़े ख़राब होते हैं, फेफड़े ख़राब होने के बाद में उसमें अस्थमा होता है, अस्थमा होने के बाद में आप स्वयं तो सांस लेने में तकलीफ़ होती है, आप स्वयं तो परेशान होते ही होते हो, आपका संपूर्ण परिवार भी आपके कारण परेशान होता है और आपने जीवन में जो राशि एकत्रित की थी कमा के, वो सारी की सारी जाते समय जब आप यहाँ से जाते हो तो वो भी समाप्त हो जाती है।
तो इसलिए यदि आप इन नशे को नहीं करते हो तो आपके जीवन में क्या प्रभाव होंगे, और आप यदि नशा करते हो तो आपके जीवन में क्या प्रभाव होंगे। साथ ही इस प्रकार की जो शिक्षा दी जाए वो जिस प्रकार का, जैसे गांव का वातावरण है या गांव का व्यक्ति है तो उसे उसी की भाषा में समझाने का प्रयास किया जाए। यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको उसी की भाषा में समझाने का प्रयास किया जाए। यानी जिसका जैसा एनवायरनमेंट में जो व्यक्ति रह रहा है उसको उसी की भाषा में समझाने का प्रयास किया जाए। तो जहाँ तक हम सोचते हैं कि हमारा ये नशा मुक्ति की जो शिक्षा है वो आम बच्चे तक पहुँचाने में जो हमारा प्रयास है वो सफल हो पाएगा। दूसरी बात, यदि हम सरकार की तरफ से हम आग्रह करें या सरकार की तरफ से हम कहें कि सरकार को क्या करना चाहिए, तो हमारी एक कॉमन जो धारणा है वो ये आती है कि कंपनी यदि गुटखा, कंपनी यदि खन्नी, कंपनी यदि तानसेन, कंपनी यदि रजनीगंधा की जो कंपनियां बनाती हैं और वो कंपनियां किससे अनुमति लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कहाँ से होता है उनका, सरकार के माध्यम से होता है। तो हम ये कहते हैं कि यदि इस प्रकार की जो नशा के लिए जो बनाए गए उत्पाद हैं उनको यदि हमारी सरकार यदि खुलने ही नहीं दे तो हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि नशे को रोकने में हम सक्सेस या सफल हो पाएंगे। साथ ही साथ एक जीवन को मात्र हर व्यक्ति को पैसे या हर व्यक्ति को भाग दौड़ की ज़िंदगी जीने की बजाय एक सभ्य बिना मानसिक तनाव के जीने के लिए व्यक्तित्व को ये सिखाना ज़रूरी होगा कि हम जो हैं उनका बस ध्येय ये नहीं है कि सिर्फ पैसे कमाएं। हमारा ध्येय है कि हम एक शांतिपूर्ण एक सफल जीवन किस प्रकार से जिएं। और हम ज़्यादा यदि अपेक्षाएं रखेंगे तनाव आएगा तो कहीं न कहीं हम कोई नशे की लत लेंगे। तो ज़्यादा अपेक्षाएं रखने की बजाय संसाधनों के अनुसार अपनी अपेक्षाएं रखें। इस प्रकार का एक जागरूक अभियान हमारे माध्यम से जो है वो घर घर तक पहुंचाया जाए कि आपका जीवन एक अच्छा जीवन किस प्रकार से हो सकता है। साथ ही हमारी जो शिक्षा है उस शिक्षा में भी एक व्यवस्था कायम करनी होगी और वह शिक्षा हमारी मात्र थ्योरेटिकल न रह के हमारी शिक्षा को प्रयोगात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। प्रयोगात्मक दृष्टिकोण का ये अर्थ है कि हमारा युवा जो भी कोर्स कर रहा है वो सबसे पहले तो ये देखा जाए कि वह अपनी इच्छा से कर रहा है या अपनी रुचि से कर रहा है या अपनी रुचि से नहीं कर रहा है। यदि वह अपनी रुचि से कर रहा है तो उसको तनाव कम आएगा, और वह यदि किसी की गाइडलाइन या किसी के देखने के अनुसार यदि वह कर रहा है तो उसमें तनाव आएगा और फिर वो कहीं न कहीं किसी न किसी लत का शिकार होगा। इसलिए हमारे को क्या किया जाना चाहिए कि जो बच्चा ITI कर रहा है तो साथ साथ यदि कोई बिजली का कार्य इलेक्ट्रिक से ITI कर रहा है तो आप क्या करोगे कि उसको फ़ैन है, उसको कूलर है, या जो थ्योरेटिकल पढ़ा रहे हो उसी दिन उसको प्रैक्टिकल साथ में रखो। एंड जितना ज़्यादा एजुकेशन में प्रैक्टिकल रखा जाएगा तो निश्चित रूप से युवा अपने आप को कभी भी उस जिस कार्य या जो भी प्रोफेशन कोर्स कर रहा है उसमें उसे ये लगेगा कि वास्तव में मेरे को ये जो मैंने जॉब लिया है, मैंने जो कार्य कर रहा हूँ उसमें निश्चित रूप से मैं अच्छे से अच्छा कर पाऊँगा। तो इसके कारण भी उसके ऊपर कोई भी मानसिक रूप से तनाव नहीं आएगा और वह नशा से दूर रहने का प्रयास करेगा। फिर हम कहें कि नशा मुक्ति जो केंद्र हैं वो नशा मुक्ति केंद्र क्या किए जाने चाहिए। नशा मुक्ति केंद्र प्रत्येक तहसील लेवल पे खोले जाने चाहिए। प्रत्येक तहसील लेवल पे नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने चाहिए और नशा मुक्ति केंद्रों में कंटिन्यू जो भी अथॉरिटी है वो अथॉरिटी हर महीने जाके उन नशा मुक्ति केंद्र की सुविधाओं के अनुसार, उनकी व्यवस्थाओं के अनुसार वहाँ देखा जाना चाहिए कि वास्तव में जो नशा मुक्ति केंद्र खोला गया है क्या वह वास्तव में अपनी जो उसमें सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा हैं या नहीं, इस पे जोर देने की आवश्यकता है। हम कहें कि नशा मुक्त यदि देश होगा हमारा तो निश्चित रूप से जीवन जो खुशहाल होगा हर युवा का। इन्हीं के साथ में हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए कि आप यदि इस प्रकार के तंबाकू उत्पादों पे कार्यक्रमों पे यदि बंद करेंगे तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक सुधार हो सकता है। इस प्रकार से एक बहुत है कि सांप को क्या मारो, सांप की मोशी को मारो, निश्चित रूप से सांपों का उत्पादन ही बंद हो जाएगा। इसलिए हम भी ये कहेंगे कि इस प्रकार के गुटखा खन्नी अन्य जो व्यवस्थाएं चल रही हैं कंपनियों के द्वारा उन कंपनियों को ही बंद किया जाए।
आगे जो योजना है उसके बारे में बात करें तो हमारे पास में एसिड हमले के बारे में बात रखी गई है। एसिड पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनके बारे में बात रखी गई है कि एसिड से जो व्यक्ति पीड़ित है उस पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार से हम सहायता प्रदान करें। एसिड पीड़ित व्यक्ति के लिए योजना चलाई गई है 2016 नालसा के द्वारा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा एसिड पीड़ित व्यक्तियों के लिए 2016 योजना चलाई गई है। इसका उद्देश्य यही है कि एसिड हमलों के पीड़ितों को सहायता प्रदान की जाए और सहायता पहुंचाना इनका ऑब्जेक्ट रखा गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देखा जाए तो 2011 में 83 लोग थे, 2012 में 85 लोग हैं, 2013 में देखा जाए 66 लोग हैं जो एसिड पीड़ित से हैं। इसके बाद यदि हम कहें एसिड सर्वाइवर्स फाउंडेशन ऑफ इंडिया ASFI की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 2012 में 106 लोग थे, 2013 में 122 लोग थे, 2014 में 309 लोग थे, 2015 में 500 लोगों तक पहुंच गया। इस प्रकार से ये एसिड हमले 2015 का नालसा की गाइडलाइन के अनुसार हम पाते हैं तो हमारे पास में 2015 में 500 तक पहुंचा है। तो 2021 में आज बात कर रहे हैं तो हम स्थिति ये पाते हैं कि 2021 में ये आंकड़ा डबल की कंडीशंस में हमारे सामने कहीं कहीं हमें लगभग दिखाई देता हुआ नज़र आएगा। जैसा कि ये अपराध बढ़ते गए, अपराध बढ़े तो FIR लॉन्च हुई, अपराध बढ़े तो लोग सामने आए। ये स्थिति आने के बाद में एक योजना चलाई गई नालसा के द्वारा, वो है एसिड हमले के पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना 2016। इस योजना का प्रारंभ के रूप में देखें तो दिल्ली निर्भया मामला भी इसमें शामिल हुआ, वो भी हमारे सामने आया। निर्भया मामले के बाद आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों के संबंध में सुझाव देने हेतु 2013 में केंद्र सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी ने एसिड हमले के मुद्दे पर विचार किया। भारत के विधि आयोग की 226वीं रिपोर्ट के अनुसार इस निर्भया के मामले ने भारत में संपूर्ण अपराध जगत में और साथ ही हमारे IPC में, CRPC में काफ़ी संशोधन किए और काफ़ी हद तक ये कहा गया कि एक कहीं अपराध रोकने में अपनी भूमिका को निभाने में थोड़ा सा एक कह सकते हैं, कंप्लीटली नहीं कह सकते, थोड़ा सा एक सहारा मिला। इसी के चलते सबसे पहले जो हमारे केस नज़र आता है लक्ष्मी वर्सेस भारत संघ AIR 2006। AIR 2006 के केस में महिला जो एसिड पीड़ित महिला है उसके बारे में बात रखी गई और कहा गया कि सबसे पहले ये किया जाए कि जो एसिड पीड़ित महिला है जिसमें किया गया एसिड से हमला किया गया है, तो सबसे पहले तो हम जो एसिड या तेज़ाब का विक्रेता है तो उस विक्रेता के लिए ये निर्धारित किया जाए कि वह 18 वर्ष का होना आवश्यक है। जो व्यक्ति 18 वर्ष का होगा वह तेज़ाब बेच सकता है, जो 18 वर्ष का नहीं होगा वह तेज़ाब नहीं बेच सकता। ये बात रखी गई है। साथ ही एक निश्चित मात्रा में तेज़ाब बेच सकता है। साथ ही ये बात रखी गई है कि जो व्यक्ति तेज़ाब बेच रहा है उसको बिल जो है वो भी उस व्यक्ति को अवेलेबल कराना होगा। साथ ही जो व्यक्ति ले रहा है वो वास्तव में युक्त कारण भी उसको बताना होगा, उसी व्यक्ति को तेज़ाब प्रदान की जाएगी। इसके बाद में परिवर्तन केंद्र और अन्य वर्सेस भारत संघ 2013 का केस आया और इसमें 7 दिसंबर 2015 में फैसला सुनाया। इसमें कहा गया कि जो व्यक्ति एसिड से पीड़ित है, एसिड से उस व्यक्ति पे हमला हुआ है, एसिड से पीड़ित व्यक्ति का यदि एसिड एक बार किसी के चेहरे पे डाल दी गई है तो हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। सामान्य तरह से रूप से वह किसी के सामने आने से अपने आप को हेजिटेशन महसूस करता है या आना ही नहीं चाहता। वो जीते जी और जीना भी पड़ता है और जीते जी अपने आप को मृत्यु के तरफ ले जाने की सोचता है। इसी को संबल और इसी को एक बल देने के रूप में इस
वाद में कहा गया कि एसिड पीड़ित जो भी व्यक्ति है उसको 3 लाख रुपए कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए। और यदि हम कहें कि ये सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायाधीश या कोई भी न्यायालय यदि कहता है तो 3 लाख से इस मुआवजे को अधिक भी दिया जा सकता है। इस बात के चलते ही 200 करोड़ रुपए की एक अक्षय निधि बनाई गई है, जिसके अनुसार ये कहा गया है कि एसिड पीड़ित कोई भी व्यक्ति है उसके लिए रखा गया है कि इस निधि में से एसिड से पीड़ित जो व्यक्ति होगा उसको क्या दिया जाना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। इसके लिए प्रावधान रखा गया है। हम ये बार बार कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, उसमें ये है कि एसिड पीड़ित व्यक्ति की सहायता के लिए आगे आना चाहिए और समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। यदि पीड़ित व्यक्ति है तो उसकी उपेक्षा करने की बजाय हमें उसको प्रोत्साहन देना चाहिए और ये कहा जाना चाहिए कि मात्र आप पे हमला हुआ, आपके चेहरा एसिड से खराब हो गया, तो मात्र चेहरा नहीं, जीवन में काम भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और कर्म क्या है, प्रधान है। यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो एसिड का जो आपका जो चेहरा जला था वो एक दुनिया देखने की बजाय आपके काम को दुनिया देखना पसंद करने लग जाएगी। तो उसको प्रोत्साहन या उससे इस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए कि वो अपने आप को अकेला या अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करे। इसी के साथ में एसिड जो पीड़ित व्यक्ति है उसको सहायता प्रदान की जानी चाहिए। जिस प्रकार से हमने कहा, एक निधि बनाई गई है जिससे 200 करोड़ रुपए जो हैं वो 200 करोड़ रुपए की उससे सहायता प्रदान की जाएगी। इसी के चलते हमारे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत समय समय पे कार्यक्रम किए जाते हैं और उनको सहायता भी प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही चिकित्सक जो व्यवस्था है उसका भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जो भी इस प्रकार का पीड़ित व्यक्ति है उसे तुरंत क्या सहायता मिलनी चाहिए। इसी के साथ में जो इस प्रकार से पीड़ित हुआ है उसको न्याय भी तीव्र गति से मिलनी चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समितियाँ, पैनल वकील, पैरालीगल वॉलेंटियर आदि विधिक क्लिनिक जो हैं आदि के माध्यम से ऐसे पीड़ित व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता के लिए और एक आम जन को भी जागरूक किया जाने की आवश्यकता है कि उनको क्या सहायता मिलती है और इस प्रकार के एसिड हमले हों तो आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए भी इस योजना में प्रावधान रखा गया है। इसी के चलते हम नेक्स्ट योजना में जो बात करेंगे वो योजना है आपदा पीड़ितों के लिए सहायता। इस योजना का उद्देश्य है कि भूकंप, बाढ़ या अन्य कोई त्रासदी यदि हुई है, चाहे वह हिमाचल में ग्लेशियर की बात है, अन्य जगह है, यदि इस प्रकार की यदि हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, इस योजना के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में आपदा पीड़ितों की विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सेवा योजना 2010, इसके अंतर्गत राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा नीतिगत कार्यकलाप रखे गए हैं। इसके अंतर्गत पीड़ितों को सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को सूचित करना, तत्काल आपदा राहत पहुंचाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को कार्यकलापों का समन्वय कराना, इसी के साथ राहत सामग्री के वितरण करना, अस्थायी शरण स्थल के निर्माण अथवा पीड़ितों को सुरक्षित स्थल पर ले जाने का कार्य करना। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का जो निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो है उसका एक आधार पैरालीगल वॉलेंटियर है, उसका आधार पैनल एडवोकेट है, उसका आधार अन्य NGOs हैं, उनका आधार सरकारी डिपार्टमेंट है। और जहाँ पे भी जिस जिले में भी आपदा इस प्रकार की होती है तो तुरंत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ये कहती है कि संबंधित जो व्यक्ति है उसको, जो पीड़ित हुआ है उसको जल्दी से जल्दी सहायता पहुंचाने का कार्य किया जाना चाहिए। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इसमें आपस में सभी विभाग जो हैं उनको समन्वय करने का कार्य करती है और साथ ये करती है कि इस प्रकार से आपदा से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको निश्चित रूप से सहायता प्रदान हो। इसलिए चिकित्सा, आपदा, ये सभी व्यवस्थाएं जो भी विभाग हैं उनके द्वारा समय रहते करवानी आवश्यक है। इसी के साथ
विधिक सेवाओं के क्रियाकलापों के बारे में एक कोर ग्रुप बनाया गया है। इस कोर ग्रुप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नियंत्रण में सभी जिलों में एक कोर ग्रुप की स्थापना करना, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नियंत्रण में सभी जिलों में एक कोर ग्रुप की स्थापना करना और इस कोर ग्रुप में एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी होगा, एक स्थानीय बार एसोसिएशन द्वारा चयनित एक युवा वकील होगा, जिनमें महिला वकील भी होंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना शाखा द्वारा नामित मेडिकल डॉक्टर होंगे, गैर सरकारी संगठन भी इसमें शामिल होंगे। यानी ये जो है इस एक कोर ग्रुप है वो एक ज़िला लेवल पे बनाया जाए और उसमें ये संबंधित जो व्यक्ति हैं इनको शामिल करना आवश्यक है। साथ ही पीड़ितों को सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के द्वारा तत्काल सहायता सुनिश्चित इस ग्रुप के द्वारा करवाई जाए, ये भी सुनिश्चित किया गया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के शीर्ष स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभाग के साथ संपर्क करता है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य सरकार का स्वास्थ्य, वित्त, समाज कल्याण, पुलिस सहित सभी विभाग राहत कार्यों में शामिल हों। यानी आपदा आती है तो आपदा किसी से पूछ के नहीं आती। आपदा अपने आप में इस प्रकार का कहर है कि जो अचानक आती है और वो हमें नष्ट कर जाती है और इसीलिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा और अन्य जो भी पुलिस विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, आपदा विभाग है, चिकित्सा विभाग है, सभी यदि मानव की भावना से और अपने पे लेके देखें तो निश्चित रूप से क्या है कि उस समय जिससे जो बने और उस समय बिना समय नष्ट किए हुए यदि व्यक्ति संपूर्ण काम या संपूर्ण तीव्रता से करेगा तो निश्चित रूप से क्या होगा कि जिस प्रकार की आपदा आई और जिस प्रकार से हानि उस आपदा से होनी चाहिए थी, हम बहुत हद तक उससे बाहर निकल सकते हैं। और यदि हम उस समय यदि सोचते रह गए तो आपदा अपना पूरा कहर जो अभी वहाँ पे छत्तीसगढ़ की तरफ हमारे को देखने को मिला, तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारे को कहीं न कहीं बहुत कुछ नष्ट कर देती हैं। इसलिए सभी विभागों से ये रहता है कि उस समय जब आपदा आती है तो सभी विभागों को मिलकर और एकजुट होकर कार्य करना होता है, चाहे वह किसी ज़िले में आए, चाहे वह किसी राज्य में आए, चाहे वह किसी गांव में आए, ये हमारा सभी का आपस में दायित्व बनता है। चाहे वह सरकारी संगठन हो, चाहे वह गैर सरकारी संगठन हो, ये हमारे को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा एक तरह का निर्देश, एक तरह का आदेश किया गया है। राहत सामग्री के वितरण के कार्यक्रम, यानी राहत सामग्री जब आपातकाल आता है और आपातकाल में राहत सामग्री की बात करें तो राहत सामग्री होना तो ये होता है कि चाहे दवाई है, चाहे पानी है, चाहे भोजन है, चाहे चाय है, चाहे बिस्कुट है, यानी कोई कपड़े हैं, ये सभी क्या है राहत सामग्री। अकेला यदि हम सरकारी विभाग को ये कार्य सौंप देंगे कि सरकारी विभाग ये आपदा के समय ये सारी व्यवस्थाएं करवाए तो सरकारी विभाग अकेला कुछ नहीं कर सकता। और हम यदि आम जन उस समय जब ऐसी बातें होती हैं तो हमें एक आम जन को क्या किया जाना चाहिए कि सभी को साथ मिलके और आपके सहयोग की भावना से सभी को सारी सुविधाएं अवेलेबल कराई जानी चाहिए, तभी हम कोई भी आपदा आएगी तो निश्चित रूप से हम सफल हो पाएंगे। अस्थायी शरण, यानी उस समय जो आपदा आती है तो जो व्यक्ति हैं उनके घर वो नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति हैं उनके पास में कुछ नहीं होता, इसलिए क्या किया जाना चाहिए कि अस्थायी रूप से शरण स्थल बनाया जाना आवश्यक है। और इसके लिए सरकार के द्वारा तो किया ही जाता है, साथ साथ जो भी व्यक्ति NGO हैं उनको भी ये कार्य किया जाना चाहिए। जो एक आम व्यक्ति है, आम व्यक्ति मिलके भी उस क्षेत्र में कर सकते हैं। इस प्रकार के शरण स्थल बनाए जाएं जिसमें जो आपदा से एक तरह से अपने घर से बेघर हुए हैं उन्हें ये महसूस नहीं हो कि आज हमारा कोई नहीं है। साथ ही परिवार के सदस्यों को पुनः मिलवाने का कार्य, ये भी एक कार्य हमारे सभी विभागों का बन जाता है कि जो परिवार आपदा के कारण बिछड़ गया है तो उस बिछड़े हुए परिवार को क्या किया जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी मिलाया जाना चाहिए। पीड़ित की स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य के कार्य करना, महामारी को फैलने से रोकना, क्योंकि जब आपदा आती है तो
निश्चित रूप से गंदगी सब चीज़ें सब मानव के शव ये सब होते हैं और उस समय निश्चित रूप से कोई बड़ी महामारी या कोई बड़ा नुकसान उस महामारी के माध्यम से होने का डर रहता है। इसलिए चिकित्सा विभाग व अन्य विभागों के साथ मिलके इस प्रकार की महामारी न फैले इसका भी प्रयास किया जाता है। आपदा पीड़ितों के लिए जो 2010 की योजना है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा ये निर्देश है कि ये आम जन तक इसकी जानकारी पहुँचे, ये इसी में हमारा एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से ये प्रयास है। इसी के साथ देखें तो हमारे गृह विभाग या विधि सहायता विभाग जो है, जो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम चलाई गई है जिला विधिक सेवा समिति के माध्यम से। विक्टिम के जो कंपनसेशन स्कीम है इसमें कहा गया है कि परिवार का कमाऊ सदस्य की यदि मृत्यु हो जाती है या 80% से अधिक अपंग हो जाता है तो उस व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी। परिवार व अन्य सदस्य की मृत्यु या 80% से अधिक अपंगता की स्थिति में उसे 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। परिवार के कमाऊ सदस्य की 40 या 80% अपंगता होने पे 80,000 रुपये दिए जाएंगे। परिवार के अन्य सदस्य की यदि हो जाती है 40 से 80% अपंगता तो उसको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। परिवार के कमाऊ हुए अन्य सदस्य की 40% अपंगता होती है तो 25,000 रुपये दिए जाएंगे। वयस्क और अवयस्क के साथ वयस्क या अवयस्क के साथ में यदि बलात्कार की स्थिति हो जाती है तो 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। पुनर्वास हेतु 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। मानव तस्करी, बाल अपराध तथा अपहरण होने से मानसिक स्थिति एवज में महिलाओं और बच्चों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। बालक या बालिका के सामान्य चोट या क्षति में 20,000 रुपये दिए जाएंगे। एसिड अटैक की क्षति में 3,000 या उससे अधिक दिए जाएंगे। पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी। यानी हमारा गृह और विधि एवं विधि सहायता विभाग के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति कमाऊ है और उसकी वो मृत्यु हो जाती है तो उसे 5 लाख है। किसी महिला के साथ में रेप हो जाता है तो 5 लाख है। कोई एसिड अटैक की बात आती है तो 5 लाख रुपए तक की है। 3 लाख से अधिक और उससे ज़्यादा है। पोक्सो एक्ट की बात आती है तो 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की स्कीम है। यानी हमारे पास में सरकार के द्वारा सभी स्कीम चलाई गई हैं और वो उस पीड़ित पक्षकार को एक प्रकार का जब वो पीड़ित होता है उस समय उसको ये महसूस नहीं हो कि मेरी कोई सुनने वाला नहीं है या मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं है। इसलिए सरकार के द्वारा गृह और विधि एवं विधिक सहायता विभाग के द्वारा इस प्रकार की योजना है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा यानी समाज कल्याण जो विभाग है आपका, जिसे कहते हैं हम वेलफेयर डिपार्टमेंट, वेलफेयर डिपार्टमेंट में अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का जब कहते हैं कि SC ST के लिए जो एक्ट बना है उसमें निश्चित यानी हो जाता है कोई व्यक्ति तो उसको 2.5 लाख रुपए से लेके 8.5 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलता है। हत्या या मृत्यु की स्थिति में 8.5 लाख रुपए मिलते हैं। बलात्संग व सामूहिक बलात्संग के अपराध में 8.25 लाख रुपए मिलते हैं और सामूहिक बलात्कार में 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्संग या सामूहिक बलात्संग या स्थायी असक्षमता, डकैती या पीड़िता को दे अतिरिक्त अनुतोष जो है वो 5,000 रुपये मासिक पेंशन और महंगाई भत्ता प्रदान किया जाता है। यानी कोई भी SC ST में व्यक्ति आता है और उसकी इसके कारण से चाहे बलात्संग से या हत्या से आदि से पीड़ित हो जाता है वो SC ST का व्यक्ति, तो उसको सरकार के समाज कल्याण विभाग से इतनी राशि, इस प्रकार से हमने कहा 8 लाख रुपए तक की राशि उनको अवेलेबल है, तो वो इस योजना के अंतर्गत 8 लाख रुपए राशि समाज कल्याण विभाग से ले सकता है। इसी के साथ बात करें पन्ना जीवन अमृत योजना, जिसे कहते हैं जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत आती है ये योजना। BPL परिवार का व्यक्ति सामान्य मृत्यु हुई है, यदि कोई BPL व्यक्ति है और उसकी सामान्य मृत्यु हुई है तो 30,000 रुपये दिए जा रहे हैं।
यदि बीपीएल परिवार के व्यक्ति को दुर्घटना में मृत्यु हुई है तो 35,000 रुपये दिए जा रहे हैं। बीपीएल परिवार के व्यक्ति की दुर्घटना में स्थायी रूप से अपंगता हुई है तो उसे 37,500 रुपये से 75,500 रुपये तक प्रदान किए जा रहे हैं। इसके बाद जो योजना चली है हमारे पास में, वो योजना है मुख्यमंत्री सहायता कोष। मुख्यमंत्री के सहायता कोष बनाया गया है और उसके अंतर्गत कहा गया है कि दुर्घटना में मृत्यु, यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में यदि मृत्यु हो जाती है तो उसे 1 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। दुर्घटना में घायल होने पर 20,000 रुपये दिए जाएंगे। हत्या के प्रकरण में मृतक के आश्रित व्यक्ति को 10,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। दुष्कर्म के प्रकरणों की परिस्थितियों में साक्ष्यों के आधार पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये यदि मुख्यमंत्री सहायता कोष है और मुख्यमंत्री सहायता कोष में कोई भी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 1 लाख रुपए तक की मुआवजे का आप हकदार हैं। तो मुख्यमंत्री कोष में भी क्या है कि एक आम व्यक्ति को ये महसूस होने नहीं दिया कि यदि आप दुर्घटना में ग्रसित हो जाते हो तो आपके पीछे जो परिवार है वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करे। इसलिए इस प्रकार की छोटी छोटी एक राशि आपको सहायता के रूप में प्रदान की जा रही है। कारगिल पैकेज, यानी कारगिल में हमारे जवान जो शहीद हुए, जिनकी बदौलत आज हम सब बात करते हैं, जिनकी बदौलत देश है, उनके लिए भी एक पैकेज रखा गया है। कारगिल के पैकेज के तहत शहीद के माता पिता या अविवाहित होने पर, शहीद के माता पिता या अविवाहित की स्थिति में, यानी शहीद है और उसके माता पिता हैं तो उनको भी 25 लाख रुपए तक की EMI के लिए मकान और 25 बीघा ज़मीन अथवा 50 लाख रुपए तक का राशि प्रदान की जाती है। यदि कोई शहीद है और वह अविवाहित है तो उसके माता पिता के लिए बात रखी गई है, और कोई व्यक्ति है जो विवाहित है तो ये राशि उसकी पत्नी को दी जाएगी। जो अविवाहित व्यक्ति होगा तो कोई शहीद होगा कारगिल शहीद में तो उसकी पत्नी को वह राशि प्रदान की जाएगी। शहीद के माता पिता को पोस्ट ऑफिस में मासिक आय योजना 3 लाख रुपए तक की उनको वहाँ राशि दी जाएगी। इसके बाद युद्ध में स्थायी विकलांगता सैनिकों को लिए 5 लाख रुपए, 25 बीघा ज़मीन और 30,000 रुपये आदि प्रदान किए जाएंगे। युद्ध में विधवा महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह सम्मान भत्ता मिलेगा। यानी युद्ध में कोई व्यक्ति शहीद हो गया और उसकी विधवा है तो उसको 3,000 रुपये प्रति माह एक सम्मान भत्ता, उसको यानी पेंशन के रूप में उसकी पेंशन चालू हो जाएगी। सैन्य महाविद्यालय में अध्ययन के लिए राज्य के छात्रों में 1,200 रुपये छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष दी जाएगी। यानी सैनिक जो आपके महाविद्यालय हैं, आपके विद्यालय हैं, उनमें भी क्या किया गया है, इस प्रकार की छात्रवृत्ति का प्रयोजन किया गया है, जिससे क्या है कि उनको छात्रवृत्ति देके उनके बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। ऐसा सैनिक स्कूलों में और महाविद्यालय में प्रावधान किया गया है। इसी के साथ चिकित्सा या स्वास्थ्य विभाग परिवार कल्याण बीमा योजना के अंतर्गत भी एक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें नसबंदी के समय मृत्यु होने पर, अस्पताल में मृत्यु होने अथवा डिस्चार्ज के 7 दिवस के भीतर यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी महिला की मृत्यु हो जाती है नसबंदी के दौरान या उसके डिस्चार्ज करने के 7 दिन के बाद में, तो 2 लाख रुपये तक का मुआवजे की वो हकदार है। नसबंदी के समय मृत्यु होने पर और डिस्चार्ज के 8 दिवस के भीतर यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तब ये बात आती है हमारे को कि उसको वहाँ पे मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इसके बाद में कृषि और कृषि विपणन विभाग यानी किसान जीवन कल्याण योजनाओं के लिए बात रखी गई है। कृषि कार्य करते समय यदि दुर्घटना से मृत्यु होने पर, जैसे दुर्घटना से मृत्यु होने पर आकाशीय विद्युत, कृषि विद्युत कनेक्शन जैसे क्षति हुई है, या किसी जानवर ने जैसे सांप है या अन्य कोई जानवर है, घेरा है या अन्य कोई जानवर है जहरीला जिसने उनको काट लिया है, तो उस किसान को सहायता स्वरूप 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। कृषि कार्य करते समय दुर्घटना में घायल होने पर यदि घायल हुआ है तो 3,000 रुपये से 25,000 रुपये तक की राशि उसको वहाँ प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा। फिर
महात्मा ज्योतिराव फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। महात्मा ज्योतिराव फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत लाइसेंसधारी मजदूर जो गंभीर बीमारी पर वित्तीय सहायता के रूप में 20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। सहकारिता विभाग ग्रामीण दुर्घटना बीमा योजना, ऋण सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25,000 रुपये। वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा पन्ना धाय जीवन अमृत योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार जो है उसको 30,000 रुपये। बीपीएल परिवार के व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75,000 रुपये। बीपीएल परिवार के व्यक्ति को दुर्घटना में स्थायी रूप से अपंग होने पर 37,500 रुपये व 75,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। विद्युत वितरण निगम के द्वारा विद्युत लाइन और विद्युत लाइन से दुर्घटना होने पर मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये और विद्युत लाइन से दुर्घटना में क्षति होने पर 5,000 रुपये से 15,000 रुपये तक दिए जाएंगे। इसके बाद श्रम विभाग में समूह बीमा और समूह बीमा के अंतर्गत हितकारी निर्माण श्रमिकों की दुर्घटना की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये तक, हितकारी निर्माण श्रमिक सामान्य मृत्यु होने पर 75,000 रुपये तक, हिताधिकारी श्रमिकों की घटना होने पर 5,000 रुपये से 3 लाख रुपये तक आदि प्रदान किए जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।